स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इसका कंटिन्यू करेंगे। हम इसके जो 7 टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8th पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो लेट्स मूव टू द 8th पॉइंट जो कि है सर्कुलर ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट मतलब है ना, लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी है ना एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स, वो कैसे पता चलेगा? कंपनी को बताना तो पड़ेगा, डिपॉजिटर्स तक ये मैसेज तो पहुंचाना पड़ेगा कंपनी को, राइट? तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, या तो सर्कुलर है वो इशू करेगी या फिर वो है ना पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देगी। तो इफ अ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट्स, अगर कंपनी डिपॉजिट्स इनवाइट कर रही है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इश्यूज अ सर्कुलर, फिर वो इशू करेगी सर्कुलर। बट इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, लेकिन अगर वो पब्लिक से, अगर वो डिपॉजिट्स है ना वो पब्लिक से मांग रही है कि भाई आओ, वो ऑफर कर रही है पब्लिक को कम, हाँ, तो उस केस में फिर उसको कंपनी हैज टू इश्यू एन एडवर्टीजमेंट। तो इस केस में कंपनी को है ना एडवर्टीजमेंट इशू करना होगा ना। इसके कंटेंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, उसमें क्या क्या मेंशन होगा, मतलब क्या क्या है ना डिटेल्स देनी होगी कंपनी को। तो स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल, जो आर्थिक स्थिति क्या है, कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है उसका स्टेटमेंट देना होगा। देन द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू का जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, वो फ्रेश इशू का वो है ना, मतलब रेशियो, पोर्शन मतलब रेशियो वो देना होगा। देन क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो क्रेडिट रेटिंग मिलती है, जैसे हमने A+ हमने देखा था प्रीवियस डिबेंचर्स वाले में, वहां पर हमने देखा था। तो उसी के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग मिलनी जरूरी है, हमने स्टडी किया था इसको। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनीज को। ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ओनली फॉर एलिजिबल जो कंपनीज पब्लिक कंपनी के लिए एलिजिबल, ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है ना। डिटेल्स ऑफ द स्कीम, स्कीम की डिटेल बताएगी। द नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टीज, भाई डिपॉजिट जो डिपॉजिट ट्रस्टीज है वो कौन होंगे उनका नाम बताएगी। देन अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट्स, डिपॉजिट के टूवर्ड्स कितना अमाउंट ड्यू होगा ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी, कि कंपनी ने अगर प्रीवियसली पुराने टाइम में अगर कंपनी ने कोई है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया था तो उसका अमाउंट अभी तक बकाया कितना है, मतलब कंपनी ने रीपेमेंट कितना नहीं किया है अभी तक, उसकी डिटेल कंपनी देगी। क्योंकि कंपनी अगर है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब कंपनी एक तरीके से लोन ले रही है, राइट? पब्लिक से लोन ले रही है तो उसको बताना पड़ेगा भाई पहले का उसका जो अमाउंट ड्यू, मतलब पहले का जो लोन है वो अभी तक कितना बकाया है, उसने कब अभी तक कितना रीपेमेंट नहीं किया है। देन जो बी है वो है फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर को फाइल करना होगा, एडवर्टाइजमेंट को फाइल करना होगा, किसके साथ? तो विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास इसको फाइल करके लेना होगा। ये रजिस्ट्रार गवर्नमेंट बॉडी होता है। देन कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी, तो कंपनी को एक कॉपी है ना सर्कुलर की और एडवर्टीजमेंट की साइन करनी होगी बाय ऑल द डायरेक्टर्स, सारे के सारे जो डायरेक्टर्स होंगे वो उसे क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास में है ना वो जमा कराएंगे, वो साइन करेंगे और वो फिर रजिस्ट्रार के पास में उसको है ना सबमिट करानी होती है। देन इश्यू ऑफ सर्कुलर ऑफ एडवर्टीजमेंट, फिर है ना सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू करना होगा तो ओनली आफ्टर 30 डेज, 30 दिन खाली 30 ओनली आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट विद रजिस्टर्ड कंपनीज द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। 30 दिन मतलब है ना 30 दिन हो जाने चाहिए पूरे, वो है ना जमा कराए हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जमा कराने के 30 दिन के बाद में, ओनली आफ्टर 30 डेज का मतलब जमा कराने के 30 दिन बाद में ही कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू कर सकती है। पहले उसको है ना रजिस्ट्रार के पास कॉपी जमा करानी होगी। कंपनी कैन
यहाँ पे कंपनी कैन सेंड द सर्कुलर टू मेंबर्स को सर्कुलर सेंड करेगी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर वो अपने मेंबर्स को ही इनवाइट करे, मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो अगर वो अपने मेंबर्स को ही अगर है ना इनवाइट कर रही है इसके लिए, तो वो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू है ना वो इंटीमेट करेगी, वो बताएगी, सर्कुलर सेंड करेगी अपने मेंबर्स को। एंड अगर वो कंपनी है ना पब्लिक को इन्वाइट करिए, फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक, देन कंपनी हैज टू पब्लिश। तो उस केस में पब्लिक को है ना कंपनी को है ना एडवर्टीजमेंट है ना वो देना होगा इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, या तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मतलब कम से कम मतलब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना एक वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर का मतलब क्या, हिंदी या मराठी, जो लैंग्वेज मतलब वहाँ की जो पब्लिक है वो मैक्सिमम यूज करती है, तो उस लैंग्वेज में वाइड सर्कुलेशन ऑन द स्टेट में जो लैंग्वेज यूज होती है, न्यूज़पेपर जिस लैंग्वेज का पढ़ा जाता है, जो वहाँ की जनरल लैंग्वेज है, उसमें देना होगा। वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, जहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होती है उस स्टेट की जनरल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। नाउ द वैलिडिटी, मतलब जैसे मातृभाषा, तो महाराष्ट्र अगर मराठी है तो गुजरात में गुजराती है, तो इस तरीके से। देन सिक्स्थ ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वो वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। इसका जो वैलिडिटी कब तक होगा, ये कब तक चलेगी, इसकी डेट जो वैलिड डेट कब तक रहेगी। तो द सर्कुलर ऑफ एडवर्टीजमेंट इज वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के जब एंड होने के 6 महीने तक ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। इन विच इट वॉज इशूड, जिसमें ये इशू की गई रहती है, मतलब ये issued, or the date on which the annual general meeting was held, whichever is earlier। मतलब जो डेट दी जाती है, इशू डेट जो दी जाती है एडवर्टीजमेंट की, वो नहीं तो जो डेट एनुअल जनरल मीटिंग की होती है, जो AGM भी रखनी पड़ती है ना, उसमें से जो भी प्रीवियस होती है उससे 6 महीना हमको काउंट करना होता है वैलिडिटी के लिए एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर की। नाउ 9th पॉइंट, यहाँ पर जो टर्म कंडीशन है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने होते हैं। जैसे डिबेंचर होल्डर्स के फेवर के लिए, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए ट्रस्ट तैयार की जाती है, ट्रस्टीज आते हैं। उसी तरीके से ना डिपॉजिट के लिए भी डिपॉजिट ट्रस्टीज होते हैं। तो व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, जब है ना सिक्योर डिपॉजिट्स इशू करती है कंपनी, मतलब चार्ज अगेंस्ट उसके एसेट दिखाकर, तो एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट। तो फिर एलिजिबल कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी, उसको क्या करना था, अपॉइंट करना होता है 1 और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज, एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टीज उनको क्या करने होता है, अपॉइंट करने होते हैं, उन्हें रखना पड़ता है। नाउ द ट्रस्टीज क्या करते हैं कि उनका काम क्या होता है, तो द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, वो डिपॉजिटर के फेवर में काम करते हैं, उनका भलाई देखते हैं। इन केस अ कंपनी, अगर मान लीजिए कंपनी डिफॉल्टर, कंपनी डिक्लेयर हो जाते हैं इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ कंपनी साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है एज अ ट्रस्ट डीड, कॉल्ड एज अ ट्रस्ट डीड, उस डीड को हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। एंड इसमें क्या होता है, तो इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ट्रस्ट डीड में। एंड द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर, 7 दिन के पहले, कम से कम 7 दिन पहले, 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर इशू करने के 7 दिन के पहले, कम से कम 7 दिन के बिफोर है ना, 7 days के बिफोर ये क्या करना होता है, साइन करना होता है ट्रस्ट डीड। नाउ the deposit trustee on its own or on the request of the 10th of depositors, depositors के request पर can call a meeting, वो meeting call कर सकती है all depositors, सारे के सारे depositors के, when the 10th मतलब जितने भी, मान लीजिए 100 डिपॉजिटर्स है तो 10th पार्ट उसका 1/10 पार्ट मतलब 10 डिपॉजिटर्स ने अगर है ना रिक्वेस्ट की, तो फिर है ना वो मीटिंग कॉल कर सकती है, मीटिंग बुला सकती है व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग डिपॉजिट्स, अगर कंपनी है ना रीपेमेंट करने में नाकामयाब हो जाती है तो। नाउ 10th वन, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। तो क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स कब होता है, जब सिक्योर्ड डिपॉजिट्स कंपनी इशू करती है। तो अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 दिन विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर हैज टू क्रिएट, उसको क्रिएट करना होता है चार्ज ऑन इट्स
ऑन इट्स टेंजिबल एसेट, टेंजिबल कौन से, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। एंड द मिनिमम जो मतलब इसका जो डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है ना पब्लिक से कंपनी ने, उसके कम से कम इक्वल तो होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन डिपॉजिटेड अमाउंट। देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। मिनिमम जो अमाउंट जो सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल, वो कम से कम इक्वल होना चाहिए टू द अमाउंट के इक्वल के नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर ये कवर्ड नहीं है तो कम से कम वो मिनिमम है ना इक्वल टू तो होना चाहिए। आजकल है ना रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस निकाली जाती है, तो यहाँ पे अगर इंश्योरेंस नहीं निकाली गई है तो कम से कम इक्वल अमाउंट होना चाहिए। सो द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस अ कंपनी नीड्स टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर, 30 दिन पहले इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। और इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू 20,000, अगर 20,000 होता है तो इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। तो यहाँ पर 20,000 की इंश्योरेंस कम से कम, मतलब जो उसका इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस कब ली जाती है, जब अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट्स इज अप टू, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अप टू ₹20,000 है तो इंश्योरेंस ली जाती है। नाउ ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग तो ये जैसे हम पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके कि एवरी कंपनी हैज टू गेट क्रेडिट रेटिंग ऑफ इट्स डिपॉजिट्स एंड इंक्लूड द रेटिंग्स इन द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो कंसिडर करते हैं नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब अगर बंद होने के कगार पे आई तो वो कितना रीपेमेंट कर सकती है, एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट से ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंगली गिव्स, और उसके हिसाब से फिर वो मतलब भाई वो कितनी सक्षम है कंपनी, कितनी ताकतवर है, कितनी साउंड कंपनी है, वो फाइंड आउट करती है क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। तो यहाँ पे रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। अगर आप लोगों में से किसी ने मतलब घर खरीदने के टाइम पे आपके पेरेंट्स ने अगर लोन लिया है तो आप देखिए आपको जो आपके पेरेंट्स को जो लोन मिला होगा उनकी इनकम पे उन्हें ना उनके सिबिल रिपोर्ट पे मिला होगा, तो वो सिबिल रिपोर्ट है ना वो होम लोन्स के लिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो होम लोन के लिए है ना पर्टिकुलर बंदे की जो इंडिविजुअल जो लोन लेना चाहता है उसकी है ना पोजीशन को वो है ना आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से उन्हें रेटिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से कंपनीज की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। नाउ 13th है ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे ना डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना होता है। तो एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, हर एक कंपनी जो है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है हैज टू ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में उन्हें ओपन करना होता है अकाउंट और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोलकर। तो एवरी ईयर कंपनी क्या करती है ऑन और बिफोर, या तो सेम टाइम पर या फिर है ना बिफोर 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले है ना कंपनी हैज टू डिपॉजिट एन अमाउंट, कंपनी को एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट्स मैच्योरिंग, जो मैच्योर होने के टाइम पे जो अमाउंट डिपॉजिट हो मतलब डिपॉजिट का जो मैच्योर अमाउंट होगा उसका कम से कम 15% है ना कंपनी क्या करती है जमा कराती है ड्यूरिंग द करंट ईयर में एंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी 15% वो जमा कराती है ऑन और बिफोर, या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले। Now this account can be used only for repaying डिपॉजिट। तो ये जो अकाउंट है ये किस लिए यूज में आएगा, इसमें जो पैसा जितना भी जमा होगा वो है ना खाली है ना डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने पे, डिपॉजिटर्स जो कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स उसका रीपेमेंट के लिए कंपनी यूज करेगी। अभी ये स्केड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, तो स्केड्यूल्ड बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में इसका नाम शेड्यूल में इसका नाम होना चाहिए 1934 अंडर द एक्ट 1934 एंड दीज बैंक सेटिस्फाई, ये बैंक क्या करती है सर्टेन क्राइटेरिया जो है ना आरबीआई जो क्राइटेरिया रखता है जो इनके जो पैरामीटर रखता है उसको ये फुलफिल करती है एंड एंजॉय सर्टेन फैसिलिटीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की द्वारा दी गई कुछ फैसिलिटीज भी वो एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल बैंक्स आर एसबीआई बैंक शेड्यूल बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल बैंक हो गई, देना बैंक शेड्यूल बैंक हो गई, तो ये सारे शेड्यूल बैंक्स के नाम हैं। नाउ हमें नोट करना है यहाँ पे कि पॉइंट
A and B and 10 and 13 is not applicable to private companies. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट A and B है, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 8A एंड ये B, ये पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, एज वेल एज यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10, ये जो क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर जो 13 है, पॉइंट नंबर जो ये 13 ओपन डिपॉजिट, ये तो ये है ना एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, विच इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर. वो अगर अपने मेंबर से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स तो नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल. उनके पेड अप कैपिटल का अगर इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होता, उसके पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होता, एक्सीड नहीं करता है उसके 100% से, तो वो ये उनको एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है. नाउ यहाँ पे हमको कवर अप करने हैं टोटल 20 पॉइंट्स. तो ये सी वीडियो में मैं ये अभी कंप्लीट कर देती हूँ. तो आपको शॉर्ट अच्छा सा एक्सप्लेनेशन फॉर दैट डिपॉजिट रिसिप्ट. तो कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट. जैसे आप फी पेमेंट करते हो कॉलेज में आपका, तो कॉलेज ऑफिस में से आपको कैसे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, तो वैसे ही ना डिपॉजिट रिसिप्ट है ना डिपॉजिटर्स को मिलती है टू द डिपॉजिटर, और विद इन 21 डेज के अंदर. क्योंकि यहाँ पे ये है ना अमाउंट एक तरीके से एक सर्टिफिकेट जैसे उनको देंगे कि डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक. तो जैसे ही है ना, मतलब अगर पैसा रिसीव हो जाता है कंपनी को, लोगों से, पब्लिक से पैसा रिसीव हो जाता है, या अगर चेक रिसीव हुआ है तो वो चेक जब है ना क्या हो जाता है, पास हो जाता है, चेक पास हो जाता है, मतलब कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो कंपनी है ना 21 डेज के अंदर है ना डिपॉजिट रिसिप्ट वो इश्यू करती है लोगों को. नाउ द रिसिप्ट हैज टू बी साइंड बाय द ऑफिसर. इसको कौन साइन करता है, तो ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसको है ना अपॉइंट किया है वो ऑफिसर, वो बंदा उसको साइन करता है. एंड द रिसिप्ट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर. उस रिसिप्ट में ना एड्रेस एंड नाम पता होता है डिपॉजिटर का, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है कंपनी में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, उसको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, एंड डेट ऑन विच इट इज रीपेबल, और कौन सी तारीख को उसको है ना ये जो डिपॉजिट कर रहा है वो पैसा वो पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा. नाउ 15th है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. जब रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की बात आती है तो कंपनी हैज टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड एज इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस. तो रिन्यूएबल के टाइम पे एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको सेपरेटली है ना रजिस्टर करवाना पड़ता है, मेंटेनर सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ता है फिर उसके लिए. सो द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट, उसके डिपॉजिट की डिटेल अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटर, उसमें ना डिपॉजिटर के नाम के साथ में वो एंटर किया जाता है. शुड बी एंटर्ड इन अ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स विद इन 7 डेज के अंदर. ये रजिस्टर होगा कहाँ, तो ये उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के यहाँ के वहां पर होगा ये. तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती है विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट. डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करने के बाद में बंदे को जब डिपॉजिट रिसिप्ट दे दी जाती है, उसके 7 दिन के अंदर फिर है ना ये जो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट है उसमें भी इनका सारा नाम, पता वो डिटेल सारी उनकी फिल की जाती है. नाउ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. तो यहाँ पर हम जब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं तो अ कंपनी हैज टू फाइल, कंपनी को फाइल करना होता है ऑन और बिफोर सेम दिन 30 जून को या फिर 30 जून के बाद. ओके, सॉरी 30 जून को या 30 जून के पहले एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ में अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट उसको फाइल करवाना पड़ता है. एंड द रिटर्न गिव्स डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विथ द कंपनी की डिटेल्स वो पूरी इंक्लूडेड रहती है उसमें ऑन 31 मार्च दैट ईयर, कि भाई उसकी पोजीशन क्या थी 31 मार्च का तक उसकी पोजीशन क्या थी. ना फाइनेंशियल ईयर होता है ना 31 मार्च एंड होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर. नाउ इंटरेस्ट. तो द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन द गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, वो फॉलो करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग एज पर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. द केस ऑफ प्री मैच्योर रीपेमेंट अगर होता है मान लीजिए डिपॉजिट्स का,
तो कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट। तो कंपनी है ना, अगर है ना वो समय से पहले मतलब है ना कंपनी अगर है ना पैसा रिटर्न दे देती है, अगर रिटर्न दे देती है डिपॉजिटर्स को, तो वो 1% तक का इंटरेस्ट है ना वो डिडक्ट कर सकती है फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट में से 1% का वो डिडक्शन कर सकती है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। Now, for deposits matured and claimed but remains unpaid by the company, अगर मान लीजिए डिपॉजिट है ना मैच्योर्ड हो गया, मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई रीपेमेंट करने की, क्लेम करने की, लेकिन है ना कंपनी नहीं दे रही है, तो द कंपनी हैज टू पे अ पेनल रेट, मतलब पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा पेनल्टी का, तो 18% की पेनल्टी उसको देनी होगी फॉर द ओवर ड्यू पीरियड। जितना ज्यादा समय वो गवा रही है, मतलब जितना लंबा कंपनी खींच रही है समय को, नहीं दे रही है, तो उतने समय तक के लिए फिर उस पर 18% का 18% का है ना इंटरेस्ट चार्ज होगा, कंपनी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन सिंपल। नाउ 18 राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको है ना बदलने का, उसमें बदलाव लाने का, मॉडिफाई करने का हक है ना कंपनी को होता है। होता है नहीं ना, ऐसा होगा तो कंपनी है ना एक बार इश्यू करने के बाद में डायरेक्टली है ना टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो चेंज कर सकती है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते ना, तो अ कंपनी कैन नॉट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट। वो टर्म्स एंड कंडीशन है डिपॉजिट की वो नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड की भी और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की भी नहीं कर सकती है। वंस द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू, एक बार सर्कुलर इशू हो गया, एडवर्टीजमेंट में दे दिया, इज इशूड एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, और कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके बाद कंपनी उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। जो भी करना है कंपनी को वो है ना पहले ही उसको करना होता है, एक बार उसने एक्सेप्टेंस कर लिया उसके बाद वो चेंजेस नहीं ला सकते। भाई हमने तो आपको प्रॉमिस किया था 20% का, लेकिन हम 20% नहीं देंगे, हम तो 15% ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है। Then 19th disclosure in financial statements. So financial statements a company has to disclose in its financial statement में भी उसको mention करना होता है by way of notes, उसको footnote लिखना होता है। The money received from डायरेक्टर से अगर कोई मनी रिसीव हुआ है और उसके रिलेटिव से हुआ है, या इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी से उसको रिसीव हुआ है तो कोई भी डिपॉजिट्स। देन 20th जो पॉइंट है वो है पनिशमेंट को लेकर क्या है कि एज पर द कंपनीज एक्ट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी का जो ऑफिसर होता है हु इज इन डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट में होता है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। अगर वो है ना फ्रॉड करता है तो उसको, अगर वो कोई भी ऐसी धांधली करता है, कोई वो कंपनी से पैसा गायब करता है, धांधली करता है, तो उसको फिर है ना पनिशमेंट मिलता है, एज अ फ्रॉड करके उसको पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशेबल फॉर फ्रॉड। नाउ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 में उन्होंने पास किया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास, मतलब उन्होंने ये डिपॉजिटर्स के फायदे के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए उन्होंने एक्ट लाया 1999 में, ताकि उनको कोई चीट ना कर सके डिपॉजिटर्स को। एंड कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पब्लिश्ड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर वो तोड़ती है, रूल्स फॉलो नहीं करती है और फ्रॉड करती है, चीट करती है, तो फिर उसको पनिश किया जाएगा, पनिशेबल है वो। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार जस्ट क्विक देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। तो लोन का मतलब होता है मीन्स एनी सम बोरोड बाय अ कंपनी कोई भी अमाउंट बोरो करती है एंड इट हैज टू बी रीपेड इंस्टेंटली, या तो इंस्टेंटली तुरंत रीपेमेंट कर देती है, और व्हेन डिमांडेड बाय द लेंडर, और या फिर ना जब लेंडर उससे मांगता है, जिसने उधारी दी है उसको उससे डिमांड करता है तब। और डिपॉजिट्स का मतलब क्या था, सम बोरोड बाय द कंपनी बट रीपेड ओनली ऑन फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट जो कंपनी देती है उसी डेट को उसका रीपेमेंट होगा। तो ये डेट किससे पहले नहीं, डेट से पहले करना कंपनी का डिसीजन है, तो लेकिन है ना डेट के बाद में करती है तो कंपनी इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और डेट से पहले अगर कंपनी रीपेमेंट करती है तो कंपनी कुछ सर्टेन डिस्काउंट करके देती है पैसा। तो ये थे सारे जो प्रोसीजर्स थे। यहाँ पे हमने जो अभी यहाँ पे इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमने कवर अप किए, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये सब स्टडी करते रहना है, रिवाइज करते रहना है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर करनी है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।